नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा यूपीपीएससी डीएचओ एंड एसटीए प्रारंभिक परीक्षा 2021 का फुल सॉल्यूशन, या फिर कहें जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था आपका डीएचओ का, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का जो पेपर हुआ था उसको आज हम डिस्कस करने वाले, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन आए थे 80 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर के थे, 40 क्वेश्चन आपके जीएस मैथ रीजनिंग ये सब मतलब मिक्सचर में था। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। जो भी आपका पैटर्न था आपका यूपीपीएससी डीएचओ का, अभी आपकी जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, उसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, तो ज़रूर इसको देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री एकेडमी। और साथ ही साथ जैसे कि हम जो है एजीटीए का पैटर्न बेस्ड जो है सेट पेपर चल रहा है, वैसे ही हम जो है आपका यूपीपीएससी डीएचओ के लिए भी हम जो है सेट पेपर लेके आने वाले हैं। तो बढ़िया से जुड़ जाइए विजन एग्री एकेडमी से जो है अच्छे से तैयारी के लिए। ठीक, पहला क्वेश्चन है सेट पेपर का। सेट पेपर सॉरी, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2021 में हुआ था ये। ठीक, 2020 में इसके फॉर्म फिल हुए थे, 2020 में इसका नोटिफिकेशन आया था। पहला क्वेश्चन है, मिल्क फीवर डिजीज इन काऊ एंड बफेलो इज कॉल्ड ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, नन ऑफ द अबव। गायों और भैंसों में दुग्ध ज्वर रोग होने का कारण है प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, जो आपका मिल्क फीवर होता है नॉर्मली कैल्शियम लेवल जो कम होने के कारण, या फिर कह सकते हैं कैल्शियम की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो यहाँ पर देखो आंसर हो जाता है आपका कैल्शियम की कमी, ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? कालापक्कम, रावतभाटा, नरोरा या तारापुर। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कलपक्कम में, रावतभाटा में, नरोरा या तारापुर। तो जो आपका भारत का पहला जो आपका न्यूक्लियर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र था वो कहाँ पर है? आपका तारापुर के अंदर है। कहाँ पर बच्चों? तारापुर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, प्रश्न नंबर 3 है, वन यार्ड इज 91% ऑफ अ मीटर, व्हाट परसेंटेज 1 मीटर ऑफ 1 यार्ड? एक गज का 1 मीटर का 91% है, 1 मीटर 1 गज का कितने प्रतिशत होता है? इसको थोड़ा सा हम जो है सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक, इसको सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए यहीं पर कर लेते, थोड़ी सी जगह है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, 1 गज 1 मीटर का 91% है, 1 मीटर 1 गज का कितने प्रतिशत? बेसिकली 1 गज या 1 यार्ड बराबर होता है आपका 0.9144 मीटर। कितना होता है? 1 गज बराबर कितना होता है? 0.9144 मीटर होता है। ठीक, तो 1 मीटर में कितने गज होंगे? ठीक, 1 मीटर की बात करें, 1 मीटर की बात करें यहां पर, तो 1/.9144 मीटर, यही होगा ना? ठीक, अब यहां पर प्रतिशत पूछा गया है ना, तो प्रतिशत निकालेंगे कितना? 91%। ठीक, 91% ये देखो, ये लगभग 91% के बराबर ही है ना? तो यहाँ पर परसेंटेज पूछा गया है, तो प्रतिशत या फिर कहें आवश्यक जो प्रतिशत की मात्रा है वो निकालेंगे, तो 1/0.91 इंटू 100 कर देंगे। ठीक, यहाँ पर देखो 0.91% है, तो इसे हम 9.91 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम इसको जो है आगे बढ़ाएंगे, तो देखो ये हो जाएगा आपका इसमें 91 नीचे, और अगर ये पॉइंट हटा दे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, अब जो है 10,000 में 91 से भाग देंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 109.89%। कितना आ जाएगा? 89% लगभग आपका 109.9% आ जाएगा। इसको भाग दीजिएगा आप, ठीक है, तो 109.89% आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपके बराबर है 109.9 के। ठीक, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी 109.9
9% सही आंसर हो जाता है। ठीक, ये सॉल्यूशन है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, Where is the headquarter of National Environmental Engineering Research Institute situated भोपाल, जयपुर, नागपुर, मैसूर? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये है आपका नागपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? आपका नागपुर के अंदर स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय। अगला प्रश्न, गिनी कोफिशिएंट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इन एन इकोनॉमी? रेट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉवर्टी इंडेक्स, इनकम इनइक्वलिटी, पर्सनल इनकम। गिनी गुणांक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जुड़ा हुआ है? मुद्रास्फीति दर, स्फीति की दर, गरीबी सूचकांक, आय असमानता, या फिर कहें व्यक्तिगत आय। तो नॉर्मली जो आपका गिनी गुणांक है किससे जुड़ा है? आय असमानता या फिर कहें इनकम इनइक्वलिटी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इनकम इनइक्वलिटी या फिर कहें आय असमानता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, भाट नेम इज गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू द यूनाइटेड किंगडम वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया है? अल्फा, बीटा, गामा या फिर कहें डेल्टा? तो नाम दिया है क्या? आपका अल्फा। ये बेसिकली आपका 2021 का क्वेश्चन है, तो आपका 2021 का करंट अफेयर पूछा गया है इसमें, है ना। जो आपका जीएस है या फिर कहें करंट अफेयर है, उसमें आपका 2021 वाला करंट अफेयर पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो पुराना डाटा है, कोविड आपका 2021 में था तो 2020-21 में था, है ना। तो उस समय जो है ये क्वेश्चन पेपर था, प्रीवियस ईयर है तो उस समय के क्वेश्चन होंगे, है ना। करंट आपका उस समय का होगा। अगला प्रश्न है, Which of the following is not an agent of soil erosion, wind, water, desertification, deforestation? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है? वायु, जल, मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन। एक क्वेश्चन बहुत से लोगों को कंफ्यूज किया है कि मृदा कारक तो यहाँ पर मृदा क्षरण कारक तो सारे के सारे लग रहे हैं, क्योंकि वायु द्वारा मृदा अपरदन होता है, जल द्वारा भी होता है, मरुस्थलीकरण द्वारा भी होता है, वनोन्मूलन डिफॉरेस्टेशन द्वारा होता है। देखो जो आपका वनोन्मूलन, यहाँ पर जो सही आंसर तो आपका डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। क्या? वनोन्मूलन। अब वनोन्मूलन से मतलब ये है कि यह जो है मानव जनित प्रक्रिया है। वनों को कौन काटेगा? मानव काटेगा ना। और डिजर्ट है, डिजर्ट इसमें मानव का बस तो चलता नहीं कि भैया जो है डिजर्ट हम बढ़ा दें, है ना। इसको जो है ये प्राकृतिक रूप से हवाएं हैं, ये मानव तो चलाता नहीं है। पानी की वो इंटेंसिटी है या फिर कहें पानी का वेग है, ये भी मानव नहीं नियंत्रित कर सकता। नियंत्रित क्या कर सकता है? आपका फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, या फिर कह सकते हैं आपका यदि मानव पेड़ों की कटाई ना करे तो आपका इरोजन ही नहीं होगा, है ना। तो ये जो है आपका प्राकृतिक रूप से नहीं होता डिफॉरेस्टेशन, ये जो है कृत्रिम या फिर कहें मानव जनित जो है होता है। क्योंकि अगर ये मानव पेड़ों की कटाई करेगा तो उसी से तो डिफॉरेस्टेशन होता है। देखो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से डिफॉरेस्टेशन नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। प्रकृति कभी डिफॉरेस्ट नहीं करती, इसे करता है मानव, ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन। बाकी जो है आपके प्राकृतिक रूप से सॉइल इरोजन के टाइप्स है, ठीक, या फिर कारक है। अगला प्रश्न, Which one of the following district in Uttar Pradesh has been selected for wooden toys making under the theme of one district one product? चित्रकूट, बांदा, वाराणसी या सहारनपुर? एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसको चुना गया है? चित्रकूट, बांदा, वाराणसी या फिर कहें आपका सहारनपुर? तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों? आपका चित्रकूट। ठीक, चित्रकूट जो है एक जिला एक उत्पाद की योजना के अंतर्गत जो है लकड़ी के खिलौने के लिए चुना गया है। कौन भैया? चित्रकूट। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज फर्स्ट मार्स रोवर? जियोफन फेन, योगन, जियुयान, झूरोंग।
चीन के पहले मार्स मंगल रोवर का क्या नाम है? गाओफेन या याओगान या फिर कहें जियुआन या जाहारोंग। तो नॉर्मली जो आपका चाइना का पहला जो मार्स रोवर था उसका जो नाम था कौन सा? जाहारोंग था। क्या था? जाहारोंग। आगे जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, द मिसिंग नंबर इन द गिवन फिगर निम्नलिखित में से लुप्त संख्या चुनिए। अब यहाँ पर देखो, एक फिगर आपका पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, एक आपका इनकम्प्लीट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ये देखो 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, 5 है, 5 का स्क्वायर है, ठीक, ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 है आपका जो है 16 है वो आपका 4 का स्क्वायर है। तो इनको ऐड करने पर हमें कितना मिल रहा? 14 मिल रहा। देखो 5 3 8, 8 4 12 और 2 14, तो हमें मतलब कि इनको ऐड करने पर कितना मिल रहा है? हमें 14। तो यहाँ पर भी देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। 9 किसका? 3 का स्क्वायर है। 49 कितने का? 7 का स्क्वायर है। 36 कितना? 6 का स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पर देखो 7 3 10 6 16 1 17, तो यहाँ पर सही आंसर कितना हो जाएगा? 17। मतलब कि यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 17, ठीक। तो यहाँ पर जो है सीरीज दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है एक सीरीज बनानी है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका 17 हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच रोहेलखंड सादत खां फाउंडर। यहाँ पर देखो स्टेट दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ, उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो बताना है रोहेलखंड सादत खां ने जो है खोज की। अवध का संस्थापन बुरहान उल मुल्क है। हैदराबाद चिनक्लिच खां, बंगाल मुर्शीद कुली खां। कौन सा यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बात करें बच्चों, बंगाल का संस्थापक कौन है? मुर्शीद कुली खां है। हैदराबाद का संस्थापक चिनक्लिच खां है। अवध का संस्थापक बुरहान उल मुल्क है। लेकिन रोहेलखंड का जो संस्थापक है वो कौन है? मोहम्मद खान बहादुर रोहेला। रोहेलखंड का जो है संस्थापक कौन है? मोहम्मद, लिख लेना, मोहम्मद खान बहादुर रूहेला ने जो है रोहेलखंड की खोज की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर मैच कौन नहीं कर रहा? सादत खान ने तो नहीं खोज की ना रोहेलखंड की, तो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा रोहेलखंड, ठीक है। तो रोहेलखंड का जो संस्थापक था वो कौन है भैया? आपका मोहम्मद खान बहादुर रोहेला, ठीक। अगला प्रश्न, ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 India registered the highest increase in agriculture export to which one of the following country। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कृषि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की? इंडोनेशिया, जापान, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। तो सर्वाधिक, जब कोविड का समय चल रहा था, 2020-21 चल रहा था, उस समय सर्वाधिक जो निर्यात किया गया था कृषि उत्पादों का वो किया गया था बच्चों किसको? आपका इंडोनेशिया को। किसको? इंडोनेशिया को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है इटली। यहां पर इटली लिखा हुआ है, ITALY, इटली लॉन्च इट्स फर्स्ट फूड मेगा पार्क इन इंडिया इन जून 2021। कब भैया? जून 2021। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? जयपुर राजस्थान, फनीधर गुजरात, लुधियाना पंजाब, कोच्चि केरला। जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया? जयपुर राजस्थान, फणीधर गुजरात, लुधियाना पंजाब या कोच्चि केरल। तो जो है आपका जो है फणीधर गुजरात में इटली ने अपना जो है पहला फूड मेगा पार्क जो है शुरू किया था। कहाँ पर? फणीधर गुजरात। अगला क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग स्टार्टेड इंडियन सोशल रिफॉर्म इन 1890? निम्नलिखित में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्म आरंभ किया? IC विद्यासागर ने, के ब्रेसलिंगम या MG रानाडे या फिर कहें KN नटराजन ने। किसने जो है आपका 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्म किए थे? तो भैया वो किए थे आपके KN नटराजन ने। किसने भैया? KN नटराजन ने। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज 3 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 12 देन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, दो अंकों का योग 3 है तथा उसके वर्ग का योग 12 है तो उनका गुणनफल बराबर है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन चाहिए होगी हमें बताने के लिए, इसको क्वेश्चन को लगा लेते हैं। ठीक, तो मान के चलो कह रहा है दो अंकों का योग है 3 तथा इनके वर्ग का योग है 12। पहले हम मानेंगे, माना अंक हैं, माना अंक हैं, क्योंकि अंक तो हमें पता नहीं है, x एंड y, x और y हमने मान लिया दो अंक हैं। ठीक, कह रहा है दो अंकों का योग 3 है, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है 3 है, और कह रहा है कि उनके वर्गों का योग जो है कितना है 12 है। वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 12 है। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 12 है। ठीक, यहाँ पर देखो यदि हम इसका दोनों तरफ से स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, इसको जो है दोनों तरफ से वर्ग करने पर, एक मिनट, दोनों तरफ से वर्ग करने पर इसका हम वर्ग कर देंगे, यहां पर लिख लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, दोनों ओर वर्ग करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखो यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसमें आपका फॉर्मूला लग जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यही लग जाता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy बराबर 9, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 12 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 12 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू तो हम 12 रख देंगे, प्लस 2xy बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक, 2xy बराबर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 9 माइनस 12, और यहाँ पर 2xy बराबर हमारा आ जाएगा 3, माइनस का 3, माइनस के 3 आ जाएंगे। ठीक है, अब यदि हम जो है xy बराबर निकालें तो xy बराबर आ जाएगा माइनस के 3/2, माइनस के 3/2 आ जाएगा xy बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, दो अंकों का योग 3 है तो उनके वर्गों का योग 12 है तो उनका गुणनफल, तो गुणनफल ही तो बताया गया है, x इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा -3/2। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है -3/2। क्लियर है, क्लियर है ना, इसको नोट कर लेना सॉल्यूशन को अच्छे से। यहाँ पर हमने क्या किया है, दो संख्याएं मानी है x और y। ठीक है, x और y का जो योग है वो 3 है, इनका जो वर्गों का योग है वो 12 है ना। तो यहाँ पर जो है x y को हम दोनों तरफ से क्या कर देते हैं, उनका वर्ग करेंगे तो आपका x प्लस वाई स्क्वायर, तो इस वजह से फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हम जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम जो है 12 को या वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड, मेरठ, रायबरेली, रामपुर या अमेठी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है, मेरठ में, रायबरेली में, अमेठी या रामपुर। तो आपकी कहाँ पर है, रायबरेली के अंदर है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है बच्चों, रायबरेली के अंदर। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, Which one of the following is not correctly match, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, यहाँ पर क्या उत्तर प्रदेश के जनपद दिए गए हैं, एक तरफ उसका मुख्यालय दिया गया है। ठीक, तो आपका जो अंबेडकर नगर है, अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर है। अमेठी का आपका गौरीगंज है, अमेठी का मुख्यालय क्या है आपका गौरीगंज है। आपका जो संत कबीर नगर है उसका खलीलाबाद है, बिल्कुल सही है ना। अब जो है आपका जो है कानपुर देहात का जो आपका मुख्यालय है वो बिधुना नहीं है। कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो बिधुना नहीं है, क्या है भैया, अकबरपुर माती। ठीक, अकबरपुर माती
ठीक, याद रखना कानपुर नगर या कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो क्या है आपका अकबरपुर माती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो सकता है, कानपुर देहात बिदुना मैच नहीं करता, बाकी सारे के सारे आपके मैच होते हैं। यहाँ पर कानपुर देहात का क्या हो जाएगा, अकबरपुर माती, याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नोवाक जोकोविच and Stefanos Tsitsipas, the two players who played in the finals of the men's singles at the French Open tennis tournament 2021 are from which of the two countries respectively? Novak Djokovic और स्टेफेनोस सित्सिपास फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का फाइनल खेलने वाले दोनों खिलाड़ी क्रमशः किन देशों से हैं? तो आपका जो नोवाक जोकोविच है ये आपके सर्बिया से हैं, और आपके जो स्टेफेनोस सित्सिपास जो हैं आपके, वो आपके कहाँ से हैं, ग्रीस से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट? स्पाइडर, बटरफ्लाई, कॉकरोच, मॉस्किटो। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कीट देखो मकड़ी नहीं है। देखो क्या होता है, एक कीट होने के लिए एक कंडीशन है कि भैया 3 पेयर के उसमें क्या होना चाहिए, लेग होना चाहिए, या फिर कहें पैर होना चाहिए, या फिर कहें 3 जोड़ी पैर होना चाहिए, 2 जोड़ी पंख होना चाहिए, है ना। अगर कि आपके 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी आपके पैर नहीं है तो आप कीट की कैटेगरी या फिर कहें इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाता है स्पाइडर। स्पाइडर जो है मकड़ी जो है कीट नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 100th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू जीएसटी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश, रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक बेसिस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है जीएसटी से, बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता से, या आर्थिक आधार पर आरक्षण से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। जो आपका 100वां जो संशोधन है, 100वां संविधान संशोधन है, यह जो है किससे, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते से। किससे संबंधित है आपका, बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते से। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? सीतापुर, गाजियाबाद, वाराणसी, मऊ। उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो भैया ये मऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। मऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या भैया, उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? आपका मऊ के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है, ये देखो करंट अफेयर का है, 2021 का करंट है ये, अभी का नहीं है, अभी का आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। क्रिकेटर सुरेश रैना's autobiography was published in the year 2021 by which of the following names? The last over, 22 yards, third umpire, या believe। वर्ष 2021 में क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित की गई थी? द लास्ट ओवर, 22 यार्ड्स, थर्ड अंपायर, या बिलीव। तो वो की गई थी आपके बिलीव के नाम से। किसके नाम से? बिलीव के नेम से जो है पब्लिश की गई थी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेलुलॉइड फाइबर? जूट, रेयन, नायलॉन, या फिर कहें लिनेन। निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? जूट, रेयन, या फिर कहें नायलॉन, या फिर कहें भैया लिनेन। तो यहाँ पर जो आपका नायलॉन है, नायलॉन में जो है सेलुलोज या फिर कहें आपका सेलुलोज नहीं होता है, या फिर कहें सेलुलॉइड नहीं, रेशा नहीं है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा इज 0, 1, 2, 3। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 0, 1, 2 या 3। तो 2 सीटें जो है एंग्लो इंडियन के लिए या आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो है रिजर्व है, कहाँ पर? आपके लोकसभा के अंदर। अगला प्रश्न,
प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? उन्नाव, गोंडा, सहारनपुर, बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है? उन्नाव के अंदर, गोंडा, सहारनपुर या बलरामपुर? तो आपका सबसे अधिक संतरे का उत्पादन जो होता है सहारनपुर के अंदर होता है। कहाँ पर होता है बच्चों? सहारनपुर। यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। बिल्कुल फुल सॉल्यूशन करवाने वाले हैं आपके पेपर का 120 क्वेश्चन, ठीक है। तो बढ़िया से जुड़े रहिए, बने रहिए विजन एग्री एकेडमी के साथ, और साथ में साथ जल्द ही इसके सेट पेपर भी लगवाने वाले हैं लाइव यूट्यूब पर, ठीक। अगला प्रश्न है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण, मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण, एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो परिकल्पना पर, या फिर कहें बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रमेय पर? जो आपका रॉकेट है बच्चों, ये आपका संवेग संरक्षण या मोमेंटम कंजर्वेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है आपका रॉकेट? मोमेंटम कंजर्वेशन या संवेग संरक्षण। अगला प्रश्न दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस। दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? लुप्त संख्या। ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैथ के, देखो ये तो आप लोग इजीली कर ले जाओगे, है ना। लुप्त संख्या यहाँ पर हमें फाइंड करनी है, कर लोगे ना आसानी से। देखो यहाँ पर एक क्रम फॉलो हो रहा है, देखो कि 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें और -1 करें तो 3 आता है। देखो यहाँ पर 2 × 2 -1, तो नीचे वाला क्रम आ रहा 3 आ रहा ना। यहाँ पर देखो 4 का अगर कि 2 बार मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8, 4 गुणा 2, ठीक, 4 गुणा 2 -1 करें तो आपका 4 दूनी 8 -7 आ रहा ना, 7 आ रहा ना। ऐसे ही आगे देखो यहाँ पर 4 से 7 बन रहा। ऐसे ही आपका 11 और 21 का देखें तो 11 गुणा 2 -1 करें तो 11 दूनी 22, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा ना, नीचे वाला आ रहा है ना। 16, ऐसे ही 16 गुणा 2 करें और -1 कर दें तो कितना आ रहा? 16 दूनी 32, -1 करें तो 31 आ रहा ना। तो ये क्रम जो है फॉलो हो रहा है। अब जो है लुप्त संख्या, यहाँ पर बीच में संख्या देखनी है तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो है 2 का अंतर है, 2 4 के बीच। यहाँ पर 11 और 16 के बीच कितने का अंतर है आपका? जो है 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का अंतर है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अगली संख्या होगी उसमें 3 का अंतर होगा और उस अगले वाली संख्या में 4 का अंतर होगा, ठीक। तो यहाँ पर ऐसी संख्या देनी है, जैसे देखो अगर 6 लेते हैं, 6 और 4 में 2 का अंतर है, नहीं होगी। 5 लेते, 5 4 में 1 का अंतर है, इसमें ज़्यादा हो रहा। 9 और 4 में लेंगे तो 5 का अंतर है। यहाँ पर 7 देखो, अगर ये हम 7 यहाँ पर रख दें, 7/13, तो देखो 4 और 3 7 होता है, 7 4 11 होता है, 11 और 5 16 है। ये परफेक्ट है। अब यहाँ पर देखो 7 का मल्टीप्लाई 2 बार करें, 7 गुणा 2 करें, 7 गुणा 2 और माइनस कर दे 1 तो आपका 13 आ रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है 7/13। कितना जो सही एक है कि जो लुप्त संख्या है वो क्या है आपकी? 7/13 है। लुप्त संख्या कौन सी है? 7/13 यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है 29। विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ महाजनपद referred to in Buddhist literature, which one of the following dynasty ruled अवंती, इक्ष्वाकु, या फिर कहें हर्यक वंश, पौरव, या फिर कहें प्रदोत? बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित कौन सा राजवंश शासन करता था? वो था आपका प्रदोत। अवंती में जो है कौन सा जो है राजवंश शासन करता था? प्रदोत राजवंश। अगला क्वेश्चन, Which one of the following is not a part of the 7 pillar of नीति आयोग? प्रो पीपल, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग या जॉब क्रिएशन? निम्नलिखित में से कौन सा जो है नीति आयोग के 7 स्तंभों में शामिल नहीं है? तो वो है आपका प्रो पीपल। जनता समर्थक जो है 7वां पिलर नहीं है। बाकी आपके पार्टिसिपेशन, सशक्तिकरण, या फिर कहें रोजगार सृजन, प्रतिभागिता, ये सभी आपके शामिल है, ठीक।
अगला प्रश्न देखो, एक और मैथ का क्वेश्चन मिल गया आपको। देखो लिखा हुआ है, A man sell a car to his friend at a loss of 10% if his friend sell the same car for 54,000 and get 20% profit on it. What is the actual price of the car? एक व्यक्ति एक कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेचता है। यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है तो कार का वास्तविक मूल्य क्या होगा? आप लोग याद कीजिए थोड़ा सा इसे, फिर हम तो करवा ही रहे हैं बढ़िया से। आपके इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, सीधे से क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, ज़्यादातर हिंदी माध्यम के लोग होंगे तो हिंदी माध्यम के लिए थोड़ा सा जूम कर लिया जाए इसे, है ना, ताकि एक स्पेस मिल जाए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इतना ही स्पेस काफ़ी है, ठीक। अब देखो लिखा हुआ है, एक व्यक्ति एक कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेचता है। यहाँ पर मूल्य तो पता नहीं है कितने पर बेचता है। यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 में बेचकर 120% लाभ, देखो जो आपका कॉस्ट मतलब कि जो मित्र ने खरीदा वो कितने में खरीदा, मान लो कि उसने जो है 100%, जो मित्र उसके मित्र ने खरीदी कार उसने कितने पर खरीदी, 100% पर खरीदी, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 100%, ठीक। अब उसने 20% लाभ कमाया, मतलब उसने सेलिंग प्राइस जो था आपका 120% था। 120% की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 54,000 रुपये, ठीक। जो आपने उसने देखो, कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं तो आपकी वो 100% खरीदते हैं, फिर अब उसको बेचते हैं, उस पर जो हमें लाभ व हानि होती है उसको हम कम व अधिक कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो उसको लाभ हुआ कितना, 20% का, तो 100 में ऐड कर दिया हमने 20%। अब 120% की वैल्यू कितनी है, 54,000। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है कि उसके मित्र ने जो है कार को कितने में बेचा था, ठीक। तो यहाँ पर जो है हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 54,000 बटे में आपका 120 अपॉन में कितना आ जाएगा, 120 इंटू 100, ठीक। यहाँ पर देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 4 से ये कटेगा आपका, सॉरी 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 4 बार, और ये कटेगा आपका जो है 18 बार, 18 54, ठीक। 4 से आपका 100 कट जाएगा 25 बार। अब 25 और 18 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 1800 गुणा 25, ठीक। 25 अट्ठे 200, 2 जीरो तो ये लगाना ही है, 1 जीरो, 25 अट्ठे 200 हासिल लिया आपने 20, 25 से कम 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45। मतलब कि उसने जो अपने दोस्त से कार खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी, 45,000 में। मतलब ये कह सकते हैं एक व्यक्ति ने जो 10% की हानि पर जो कार बेची थी वो कितने में बेची थी, 45,000 रुपये में बेची थी। अब यहाँ पर देखो ये तो हो गया आपके दूसरे व्यक्ति, मतलब उसके मित्र के हिसाब से कि उसने जो है 45,000 में खरीदी थी। अब देखो यहाँ पर उसने 10% हानि पर बेची थी, अब उसने जो है खरीदी हुई कितने पर, 100% पर, मतलब कि उसका मूल्य जो होगा, कार का मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार कितना होगा, 100% होगा। अब उसने बेची कितने पर, 10% हानि, यहाँ 90%, 90% पर बेची, 90% का मूल्य था आपका कितना, 45,000 रुपये। कितना था, 45,000 रुपये था। अब हमें 100% का मूल्य निकालना है, 100% का मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 45,000 बटे में आपका कितना, 90। अब 90 क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने जो है इतनी पे हानि पर बेची थी। अब हमें पता चल गया कि उसने जो है 45,000 रुपये में 10% लॉस पर बेची थी, है ना, 45,000 रुपये में बेची थी 10% लॉस पर, ठीक। तो यहाँ पर 90 से काटेंगे इसको, तो देखो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, 9 पन्ना 45। तो मतलब हमें एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस था, 100% वैल्यू थी वो कितनी थी, 50। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 9 पन्ना 45, 2 जीरो ये हो जाए 500 और 2 जीरो ये हो जाएंगे 100 के। तो 50,000 रुपये जो है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 50,000 सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50,000। आशा करते हैं समझ आ गया होगा, क्या थोड़ा सी जगह की कमी थी, ठीक है, लेकिन हमने जो है कोशिश की है समझाने की, ठीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 दिया हुआ है आपका, Which one of the following movie won the award of the best feature film in the 67th National Film Award 2021? धनुष, द
एक है ताशकंद फाइल्स, मरक्कल लॉयंस ऑफ द अरवेरियन सी, या जल्लीकट्टू। तो नॉर्मली जो मरक्कार थी, मरक्कार जो है एक साउथ की फिल्म थी, लॉयन ऑफ द अरवेरियन सी जो थी उसको जो है फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम एरिया ऑफ सैलाइन सॉइल? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड नन ऑफ दीज। भारत में निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो भैया वो किसके अंदर है? आपका उत्तर प्रदेश के अंदर जो है क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश, या फिर कहें बच्चों यूपी। उत्तर प्रदेश या फिर कहें क्या? यूपी। क्या बच्चों? यूपी। सॉरी ज़्यादा जूम हो गया है गलती से, अब सही है। तो उत्तर प्रदेश या फिर कहें आपका जो है यहाँ पर जो है सैलाइन सॉइल सबसे अधिक जो पाए, सॉरी जो आपकी एक है क्षारीय मृदा है जो सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है आपकी? वो पाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। और बात करें आपकी जो लवणीय मृदा है वो आपकी गुजरात के अंदर पाई जाती है। क्षारीय मृदा कहाँ पर पाई जाती है? आपकी उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा कहाँ पर? गुजरात। या फिर कहें समस्याग्रस्त मृदाएं जो सबसे अधिक होती हैं वो गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर दो है, कुछ जो कार्य किए गए हैं, कुछ एक है लोगों द्वारा, उनको जो है मैच करना है। ठीक, तो यहाँ पर मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। बताइए, देखो यहाँ पर जो आपके सुरेश तेंदुलकर थे, सुरेश तेंदुलकर एक किससे संबंधित है? पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन 2005। जो आपके सुरेश तेंदुलकर हैं गरीबी रेखा निर्धारण 2005 से संबंधित है। ठीक, अब जो आपके एनसी सक्सेना है उनने जो है बीपीएल सेंसर रूरल एरिया के लिए दिया था। कहाँ के लिए? आपका ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल गणना जो है किसने की थी? आपकी एनसी सक्सेना द्वारा की गई थी। अब है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने क्या किया? कैपेबिलिटी अप्रोच ऑन पॉवर्टी, गरीबी की क्षमता का दृष्टिकोण किसने दिया? अमर्त्य सेन ने दिया। और एस आर हासिम ने जो है आपका क्या दिया? बीपीएल सेंसस इन अर्बन एरिया। जो आपके एस आर हासिम थे, इन्हें शहरी क्षेत्र में बीपीएल गणना जो है शुरू की थी। तो यहाँ पर 2 3 4 1 सही आंसर हो जाता है। 2 3 4 1 ठीक, जो है मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है, ये एवरेज औसत का क्वेश्चन है, दिया हुआ है। The number of audience in a museum is 510 on Sunday and 240 on all other day. If the month is of 30 days and the first day of the month is Sunday, then what is the average number of audience in that month? एक संग्रहालय में रविवार को दर्शकों की संख्या कितनी होती है? 510 तथा अन्य सभी दिन 240 है। यदि महीना 30 दिन का हो और 1 तारीख को रविवार हो तो उस महीने में दर्शकों की औसत संख्या। अब पहले हमें ज्ञात करना है कि रविवार कितने हैं। तो एक तो देखो रविवार आपका संडे को था, आपका 1 तारीख को एक संडे था। एक संडे जो पड़ेगा आपका 7 तारीख को पड़ेगा, है ना। एक संडे आपका जो है कब पड़ेगा? 14 तारीख को। फिर एक संडे आपका कब पड़ेगा? अगला संडे आपका पड़ेगा 21 तारीख को। फिर अगला संडे कब पड़ेगा? आपका 28 तारीख को। लगभग आपके 5 जो है रविवार पड़ रहे हैं, है ना। तो 5 रविवार को हम संख्या निकालेंगे तो 5 गुणा 510, ठीक, कितना हो जाएगा? 0, 5 एकम 5, 5 25, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 0, ये तो है ही, ठीक है। 5 25, 2550 जो है लोग किस दिन हो गए? आपके संडे के दिन। अब बाकी बचे 25 दिन कितने लोग होंगे आपके? 24, 240। तो 240 गुणा कितना कर देंगे? 25 कर देंगे। तो लगभग आपका जो है 6000 आ जाएगा। देखो देख 0, 25 चौके, 25 चौके कितना हुआ? 100, 100 के 1 0, 10 हासिल। 25 दूनी 50 और 10 कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। तो 6000 जो है आ जाएगा। अब इनको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो देखो 0, 5, 5 और 6 2 8, यहाँ पर आ जाएगा आपका ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 0 5 5 8।
8,550। 8,550 लोग जो थे टोटल थे। अब 8,550 में हम 30 से भाग दे देंगे, ठीक, तो हमारा औसत आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, ठीक, सॉरी यहाँ पर ये नहीं लगाना चाहिए था, देखिए 30 ये तो कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और बचा कितना 2, 3 8 24, ठीक, फिर बचा आपका जो है एक जो है बचा 3 5 15, 285 यहाँ पर सही आंसर है, 285। एवरेज नंबर ऑफ ऑडियंस इन दैट मंथ, एक है औसत जो आपके ऑडियंस थे या दर्शक थे उस महीने में 285 थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, इफ A is the south of B and C is to the east of B, in what direction is A with respect to C? यदि A B के दक्षिण में है, A जो है B के दक्षिण में, B का दक्षिण कहाँ होगा, ये होगा ना A, B A के दक्षिण में है तथा C B के पूरब की ओर है, C जो है B के पूरब में है ना, तो पूरब कौन सा होता है, यही होता है ना, C जो है B के पूरब में, C यहाँ आ जाएगा। तो ए सी के संदर्भ में किस दिशा में, ए जो है किस दिशा में है, तो आपका जो है ए जो है दक्षिण पश्चिम दिशा है, साउथ वेस्ट में है। बी के सी के संदर्भ, सी से जो है ए कहाँ है आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है, Which among the following will be the shape of the pyramid of number in a parasitic food chain? निम्नलिखित में से एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होगा, सर्कुलर, गोलाकार, रेक्टेंगुलर, आयताकार, अपराइट, सीधा या फिर कहें इन्वर्टेड, उल्टा। तो हमेशा जो है पैरासाइट खाद्य श्रृंखला में इन्वर्टेड या फिर कहें उल्टे आकार का पिरामिड होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टोल फ्री नंबर इज एसोसिएटेड टू फॉर किसान कॉल सेंटर? तो हमेशा याद रखना 1800 180 1551, 1800 180 1551 जो है किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर है। किसका भैया, किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर है आपका 1800 180 1551। अगला क्वेश्चन दिया है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ A%, यहाँ पर जो है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ %, दिया हुआ है। उत्तरोत्तर बट्टा A% तथा B% तुल्य हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर जो है इसको सॉल्व नहीं किया हमने, बाकी आपका जो है सॉल्व किया था, ठीक है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, आगे कराएंगे, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। सॉरी, सक्सेसिव के कह रहा है ना, उत्तरोत्तर बट्टा डिस्काउंट, मतलब कि A% और B% इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट ऑफ A+B%, A+B, उत्तरोत्तर बट्टे की बात कर रहा है यहाँ पर। तो सॉरी, इसको हम बाद में ही बता देंगे, ठीक है, इसको हम बाद में बताएंगे। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, Which one of the following lake is a shared by two Indian states? चिल्का, पुलिकट, लूनार या सांबर? तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित कौन सी झील दो भारतीय राज्यों को साझेदार करती है, चिल्का, पुलिकट, लोनार या सांबर? तो पुलिकट जो आपकी झील है ये आपकी आंध्र प्रदेश, किस राज्यों को, आंध्र प्रदेश व आपके तमिलनाडु के बीच है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच कौन सी झील है आपकी, पुलिकट झील। दो राज्यों के बीच जो झील है आपकी कौन सी है भैया, पुलिकट झील, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है, Which of the following is not the part of principle of cooperation, principle of open and voluntary association, principle of democratic organization, farmer service society, principle of services? निम्न में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत का भाग नहीं है, खुला और स्वैच्छिक संस्था का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक संगठन का सिद्धांत, किसानों की सेवा समिति सेवा का सिद्धांत? तो यहाँ पर जो है फार्मर सर्विस सोसाइटी जो है पार्ट नहीं है किसका, सहकारिता का, या कहें किसानों की सेवा समिति जो है पार्ट नहीं है सहकारिता सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन,
HANPV is issued for the biological control of aphid, gram pod borer, जैसिड, राइस स्टेम बोरर। HANPV जो है जैविक नियंत्रण का प्रयोग के लिए किया जाता है माहू कीट, चना के फली छेदक, जैसिड या फिर कहे धान का तना। यहाँ पर HANPV की बात करें तो HA से बनता है आपका हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा। और एनपीवी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है न्यूक्लियोपॉली हेड्रोसिस वायरस, न्यूक्लियोपॉली हेड्रोसिस वायरस। एनपीवी क्या होता है? न्यूक्लियोपॉली हेड्रोसिस वायरस। तो देखो हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा किससे संबंधित? ग्राम पोड बोरर साइंटिफिक नेम होता है ना। तो चना की फली छेदक के चना की जो फली छेदक उसके जैविक नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है HANPV, हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा न्यूक्लियोपॉली हेड्रोसिस वायरस, न्यूक्लियोपॉली हेड्रोसिस वायरस। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? NCIPM न्यू दिल्ली, NBAIR कोयम्बटूर, DPPQS फरीदाबाद, NIPHM हैदराबाद। निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर NCIPM का मतलब होता है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, NCIPM को लिख लेते पहले, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर, लिख लेना पहले, ठीक है, क्योंकि हम इसको साफ कर दें, अगला इंस्टीट्यूट भी लिखाना है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, लिख लेना इसे, पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक, जो कि आपका कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। कहां पर है बच्चों? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर है। मतलब ये NCIPM तो सही मैच हुआ है क्योंकि नई दिल्ली के अंदर है, ठीक। अगला संस्थान है NBAIR, इसको लिख लीजिए पहले, NCIPM का फुल फॉर्म नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। कहां पर है? न्यू दिल्ली, ठीक। अगले बात करें, ये हो गया न्यू दिल्ली। NBAIR की बात करें तो NBAIR का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं। NBAIR का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्स, नेशनल ब्यूरो, लिख लीजिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्स, ठीक, रिसोर्स RESOURECS, सॉरी, रिसोर्सेस, ठीक। जो आपका जो है NBAIR का फुल नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्स, जो कि आपका कहां पर है? बेंगलुरु। यहां पर कोयम्बटूर गलत है, यहां पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। यहां पर हम क्या लिख लेंगे? बेंगलुरु, ठीक। तो यहां पर सही आंसर तो आपका क्या हो जाएगा? कौन सा मैच नहीं है आपका? NBAIR हो गया। अब बात करें DPPQS की, तो ये फरीदाबाद है। NIPHM जो है आपका हैदराबाद में है। DPPQS की बात करें तो इसका फुल फॉर्म डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। और NIPHM का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, जो कि आपका हैदराबाद के अंदर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। यहाँ तो करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? NBAIR जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? नेम ऑफ डिजीज रिलेटेड क्रॉप,
चारकोल रॉट, शुगर कैन, ब्लैक रस्ट, बार्ले से, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, पैडी, स्टेलिटी जो है पिगन फी। बीमारी का नाम समझ में, चारकोल सड़न गन्ना के अंदर, काली गिरवी जौ, पत्ती का जीवाणु झुलसा जो है धान, या फिर कहे बांधता अरहर। तो यहाँ पर देखो बांधता या फिर कहे स्टेलिटी मोजेक जो है आपका किसके अंदर, अरहर के अंदर होता है। पत्ती का जीवाणु झुलसा धान के अंदर, काली गिरोई जौ के अंदर, लेकिन चारकोल सड़न जो होता है सोयाबीन के अंदर होता है, गन्ने के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है चारकोल सड़न जो है सही से मैच नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो एड, पपेट शो, स्लाइड शो, ड्रामा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा श्रव्य साधन है? कठपुतली, तमाशा, स्लाइड शो, ड्रामा, जन संबोधन प्रणाली। तो बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। जो आपकी जन संबोधन या पब्लिक एड्रेस सिस्टम है एक तरह का क्या है, श्रव्य साधन है। पब्लिक या फिर कहें आपका जो आपका जन संबोधन प्रणाली पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, कैसा है आपका, एक तरह से जो है ऑडियो ऐड है या फिर कहें श्रव्य साधन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46 दिया हुआ है, व्हाट इज द न्यूट्रीपोनिक्स। न्यूट्रीपोनिक्स क्या है? मृदा की खेती, मृदा में खेती, कल्टीवेशन इन सॉइल, कल्टीवेशन इन वाटर, कल्टीवेशन इन न्यूट्रिएंट, नन ऑफ दीज। मृदा में खेती, पानी में खेती, पोषक तत्वों में खेती, या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रीपोनिक्स किसे कहा जाता है भैया? कल्टीवेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर कहें पोषक तत्वों की खेती क्या कहलाता है? न्यूट्रीपोनिक्स। अगला क्वेश्चन, सिंधु वेराइटी ऑफ मैंगो इज या क्रॉस ऑफ। आम की प्रजाति सिंधु की संकर है, नीलम दशहरी की, दशहरी रत्ना की, रत्ना अल्फांसो या अल्फांसो रत्ना। तो आपकी जो है रत्ना और अल्फांसो का जो क्रॉस है भैया वो कौन है? आपकी सिंधु जो है विश्व की पहली सीड या फिर कहें बीज रहित किस्म या फिर कहें फर्स्ट सीडलेस वैरायटी ऑफ वर्ल्ड कौन सी है भैया? सिंधु। किसका क्रॉस है? रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस है। किसका क्रॉस है? रत्ना और अल्फांसो का। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लिखा हुआ है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, वन लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर एज अ रीजन। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। एक को कथन मतलब ए और दूसरा आपका कारण है। असर्शन में लिखा है इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन वेराइटी हैज बीन प्रोड्यूस बाय ट्रांसफरिंग द CRY या फिर कहें क्राइजीन स्थानांतरण कर कीट प्रतिरोधी कपास की ट्रांसजेनिक प्रजाति विकसित की गई है। रीजन दिया, द CRI जीन इज डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरियम। क्राइजीन जीवाणु से प्राप्त किया गया है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ए इज द ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है परंतु आर गलत। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है परंतु आर सही है। तो बात करें बच्चों सही आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन ए, दोनों ए और बी सही है लेकिन आर जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। Which one of the following is a dual cross hybrid variety of mango? निम्नलिखित में से कौन सी एक आम की डबल क्रॉस संकर किस्म है? सिंधु, अल्फांसो, नीलम या फिर कहें आर का सुप्रभात। H14 जो आपकी आर का सुप्रभात है कौन सी वैरायटी? आर का सुप्रभात या फिर कहें आम की डबल क्रॉस वैरायटी कौन सी है? आर का सुप्रभात H14। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज। मृदा की लंबवत काट को कहते हैं सॉइल प्रोफाइल, मृदा रूपरेखा, सॉइल हॉरिजॉन, मृदा संस्तर, सॉइल कॉलम या फिर कहें मृदा स्तंभ या रेगोलिथ। तो देखो बात करें सॉइल प्रोफाइल की, वर्टिकल काट मतलब क्या होता है? खड़ी में, मतलब यदि हम खड़े में काटें तो उसकी जो लंबवत काट को काटें तो उसे हम क्या कहेंगे? आपका मृदा प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसमें आपके विभिन्न संस्तर होते हैं। अब जब आपका हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल जो आपकी काट होती है उसे हम क्या कहते हैं? मृदा संस्तर कहते हैं, सॉइल हॉरिजॉन कहते हैं। सॉइल कॉलम मतलब एक मृदा का भाग। रेगोलिथ जो होता है आपका
आपका चट्टानों के टूट फूट से बनने वाले जो मोटे मोटे कण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेगोलिथ कहते हैं। और रेगोलिथ से निर्माण होता है आपका मृदा का। अगला क्वेश्चन है, Consider the following statement in paddy crop fertilizer application should be directed to the oxidized zone, reduced zone, surface zone। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और धान की फसल में उर्वरकों का प्रयोग में निर्देश किया जाता है। ऑक्सीकृत क्षेत्र में, अपचयित क्षेत्र में या सतह पर केवल एक सही, केवल दो सही, 2 और 3 दोनों सही, या फिर कहें आपका जो है 1 और 3 सही। तो यहाँ पर बात करें तो ओनली 2 सही है, मतलब कि केवल रिड्यूस जोन में बेसिकली जो आपका अपचयित क्षेत्र होता है उसी में ही उर्वरकों डाला जाता है। किसमें, आपका पैडी या धान के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 52। मैच लिस्ट 1 to list second and select the correct answer using the codes given below। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोटों का प्रयोग करें। एक तरफ फल दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपकी वैरायटी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सी वैरायटी किससे जो है मैच करती है। देखो, आंवला की वैरायटी कौन सी है आपकी, हाथी झूल है। हाथी झूल किसकी वैरायटी है, आंवला की है। चीकू की वैरायटी कौन सी है आपकी, बेंगलोरे है। बेर की वैरायटी खीरा है। बनाना की वैरायटी हरी झूल छाल है। कौन सी है, हरी छाल। ठीक, तो यहाँ पर जो है 2 1 3 4 3 2 1 4 3 जो है सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी। ठीक, 2 1 4 3। अगला प्रश्न है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड विथ सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो लाइज टर्म, थ्योरी और नेम ऑफ साइंटिस्ट। एक तरह शब्द व सिद्धांत दिए गए हैं और दूसरी तरफ वैज्ञानिक का नाम दिया गया है। बताइए, जो है जेनेटिक्स थ्योरी किसने, जेनेटिक्स अनुवांशिकी किसने दी, आपका थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, म्यूटेशन, जीन्स इन द क्रोमोजोम, या फिर कहें क्रोमोजोम में जीन थ्योरी किसने दी। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर जो है जेनेटिक्स जो शब्द है वाटसन और डब्लू ने दिया था। किसने दिया था जेनेटिक शब्द, वाटसन और डब्लू ने। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। म्यूटेशन जो है ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। जेनेटिक इन द क्रोमोजोम मोर्गन ने दिया था। अनुवांशिकी शब्द वाटसन और डब्लू ने। विरासत के सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने। परिवर्तन का ह्यूगो डी ब्रीज। क्रोमोजोम जीन मोर्गन ने। तो यहाँ पर 1 2 3 मतलब बिल्कुल सही से जो है मैच कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 दिया हुआ 54। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेज इज अ C4 प्लांट, करंज एनाटॉमी प्रेजेंट इन C4 प्लांट, फोटो रेस्पायरेशन ऑन डज नॉट अकर इन C3 प्लांट। मक्का C4 पौधा है, करंज एनाटॉमी C4 पौधों में पाई जाती है और C3 पौधों में प्रकाश शोषण नहीं होता है। ओनली 1 करेक्ट, 1 एंड 3rd करेक्ट, या फिर कहें 2nd एंड 3rd ओनली, या फिर कहें 1st एंड 2nd ओनली। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो 1st एंड 2nd ओनली। मेज जो है, मक्का जो है C4 पौधा है और करंज एनाटॉमी जो है संबंधित C4 पौधों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55 दिया हुआ है, द रेट ऑफ एक्सप्रेस्ड एज द डेप्थ इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर आउट ऑफ फ्रॉम अ गिवन एरिया इन 24 आवर इज कॉल्ड एज। एक क्षेत्र में 24 घंटे में जितनी गहराई का जल बाहर निकल जाता है उसे कहते हैं रन ऑफ कोफिशिएंट, इरिगेशन कोफिशिएंट, ड्रेनेज कोफिशिएंट या क्रॉप कोफिशिएंट, अफवाह गुणांक, सिंचाई गुणांक, जल निकास गुणांक या फसल गुणांक। उसे हम कहेंगे जल निकास गुणांक या फिर कहें ड्रेनेज कोफिशिएंट। अगला प्रश्न, मेल स्टेरिलिटी यूज्ड फॉर हाइब्रिड सीड production in many crop because it enhance heterosis, it increase yield, it is a means of genetic emasculation, it help in एक्लिमाइजेशन। यह जो है नरबंता का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है क्योंकि यह संकर ओज में वृद्धि करता है, उपज में वृद्धि करता है, अनुवांशिकी विपुंसन का साधन है, यह जो है अनुकूलन में जो है सहायक होता है। देखो, यदि हम एमेस्कुलेशन कर दें तो अनचाहा परागण नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अनचाहा परागण नहीं होगा। तो यह जो है यहाँ पर इट इज मीन्स ऑफ जेनेटिक एमेस्कुलेशन, यह जो है यह अनुवांशिकी विपुंसन का साधन है। क्या आपका नरबंता या फिर कहें आपका जो है मेल स्टेरिलिटी। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन,
बेबी कॉर्न इज हार्वेस्टेड एट द स्टेज ऑफ 2 to 3 days आफ्टर सिल्किंग, 2 to 3 days आफ्टर टेसलिंग, मिल्किंग स्टेज, R4 स्टेज, सिल्क निकलने के 2 से 3 दिन बाद, लटकने के 2 से 3 दिन बाद, दुग्धावस्था या R4 अवस्था। बेबी कॉर्न की कटाई कब की जानी चाहिए? एक क्वेश्चन नॉर्मली आपका AFO में रिपीट हो गया है, 2021 में आया इसमें, और 2023 में आपका जो है AFO में पूछा गया। तो देखो नॉर्मली आपका 2 to 3 days आफ्टर सिल्किंग या फिर सिल्क निकलने के 2 से 3 बाद जो है बेबी कॉर्न के लिए कटाई की जाती है। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट आ खरीफ सीजन बीड, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है? चिनोपोडियम एल्बम, अमरेंथस विरिडिस, इकोनोक्लोआ कोलोनम या कैमिलिना बेंगलारेंसिस। चिनोपोडियम एल्बम, एमरेंथस विरिडिस, इकाइनोक्लोआ कोलोनम, कोमेलाइना बेंगालेंसिस। तो नॉर्मली आपका जो चिनोपोडियम एल्बम है ये रबी सीजन का जो है वीड या खरपतवार है, खरीफ सीजन का नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59 है, 59 है। विथ रेफरेंस टू फार्म प्लानिंग एंड ऑप्टिमम रिसोर्स यूज कंसिडर द फॉलोइंग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली। फार्म की योजना और इष्टतम संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एकाधिकार प्रतियोगिता, योग प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, एकाधिकार। ठीक, बताइए यहाँ पर सही क्रम क्या होगा इनका। बात करें सही क्रम की तो यहाँ पर 4 3 1 2, या फिर कहें पहले आपका मोनोपोली आएगी, फिर आपका जो है ओलिगोपोली, फिर आपका जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा, फिर परफेक्ट कंपटीशन होगा। तो यहाँ पर 4 3 1 एंड 2 का जो है सही क्रम हो जाता है। ठीक, ये जो है प्रारंभिक परीक्षा का जो है पेपर है STA सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का। ठीक है, तो बढ़िया से सॉल्यूशन को जो है देखिएगा। माइक्रो वाटर शेड हैज एन एरिया ऑफ, सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है लेस देन 400 हेक्टेयर, लेस देन 500 हेक्टेयर, लेस देन 600 हेक्टेयर, लेस देन 700 हेक्टेयर। सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है 400 हेक्टेयर से कम, 500 हेक्टेयर से कम, 600 हेक्टेयर से कम या 700 हेक्टेयर से कम। जो आपका सूक्ष्म या फिर कहें आपका जो आपका माइक्रो वाटर शेड होता है इसमें जो है आपका कितना, आपका लेस देन 400 हेक्टेयर। जो आपका एक है जो जल संग्रहण या फिर कहें वाटर शेड जो एरिया होता है वो कितना होता है, 400 हेक्टेयर से कम होता है। देखो यहाँ पर विभिन्न जो वाटर शेड है उनका एरिया, जो आपका मैक्रो वाटर शेड होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि एक स्पेस मिल जाए हमें। मैक्रो वाटर शेड का जो एरिया होता है, मैक्रो वाटर शेड का जो एरिया होता है वो होता है आपका 50,000 हेक्टेयर से अधिक। कितना? 50,000 हेक्टेयर से अधिक। ठीक, आपका जो सब वाटर शेड होता है, ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाने वाला है ना। सब वाटर शेड होता है, इसका एरिया आपका कितना होता है, 10,000 से 50,000। सब वाटर शेड का एरिया कितना होता है, 10,000 से कितना, 50,000 हेक्टेयर होता है। सब वाटर शेड का एरिया कितना होता है, 10,000 से 50,000 हेक्टेयर होता है। ठीक है, हेक्टेयर, HA हेक्टेयर है, हेक्टेयर। ठीक, 50,000 हेक्टेयर होता है। ठीक, आपका जो मिली वाटर शेड होता है, फिर आ जाता है आपका मिली वाटर शेड। मिली वाटर शेड का एरिया जो कितना होता है, मिली वाटर शेड का जो एरिया होता है आपका वो आपका कितना होता है, 1,000 से 10,000 हेक्टेयर। कितना? 10,000 हेक्टेयर। नोट कर लेना इसे, मिली वाटर शेड का। ठीक, और आपका जो है माइक्रो वाटर शेड का जो एरिया होता है, माइक्रो वाटर शेड का वो आपका होता है 100 से 1,000 के बीच। ठीक है, और यहाँ पर जो है मिनी वाटर शेड का जो एरिया होता है आपका लेस देन 100 हेक्टेयर होता है या 100 से कम होता है। तो यहाँ पर देखो हमें मजबूरन जो है 400 हेक्टेयर से कम लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे हमारे क्या है 500 हेक्टेयर से कम, 600 हेक्टेयर, 700 हेक्टेयर। तो हमें जो है 400 हेक्टेयर से कम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए कि मिनी का, मैक्रो का, सब वाटर शेड, मिली का और कितना एरिया होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्रूट फ्लाई ले एग्स अंडर द स्किन ऑफ फ्रूट, ओकरा, ब्रिंजल, पंपकिन या टोमेटो। फल मक्खी फल की त्वचा में नीचे अंडे देती है, भिंडी, बैंगन, कद्दू या टमाटर। तो वो आपके पंपकिन या फिर कहें कद्दू के अंदर, या फल मक्खी किसके अंदर, या फिर कहें किसके स्किन के अंदर जो है फ्रूट देती है, तो पंपकिन या फिर कहें कद्दू के अंदर। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, है ना, गर्मी बहुत पड़ रही है और 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने हैं, 120, ताकि आपको एक तरह से पैटर्न समझ आ सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का उपयोग करिए। पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन दिया है, उनका जो है एक है संगठन का वर्ष या फिर कहें स्थापना वर्ष दिया हुआ है। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन DMI विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो भैया इसकी डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में, ठीक, जो कि आपका फरीदाबाद के अंदर है। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन कहाँ पर है? आपका फरीदाबाद में स्थापना हुई थी 1935 में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम या फिर FCI की स्थापना हुई थी 1965 में। बिल्कुल करेक्टली मैच है, 1965 डायरेक्टली सामने है, ठीक है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर स्टैंडर्डाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय मानकीय संगठन की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी कब? 1963 में। कब हुई थी? 1963 में। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। कोडेक्स एलिमिनेटेरियम कमीशन या फिर कहें कोडेक्स एलिमिटेरियम कमीशन की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी बच्चों आपकी सॉरी एक ये जो है आपका कोडेक्स 1963 में हुई थी, ठीक है। और जो आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन उसकी 1947 में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है 1947। तो यहाँ पर कोड को मैच करेंगे तो फर्स्ट का जो है थर्ड के साथ आएगा 1935, ठीक। यहाँ पर देखो 3 मिल रहा है, सेकंड का सेकंड ही है, देखो यहाँ पर मिल रहा है 3, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा, थर्ड का आपका फोर्थ है, तो देखो इसमें जो है सही आंसर हो जाता है 3 2 4 1। 3 2 4 1 जो है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है, 3 2 4 1। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है Among the following living materials has highest neutralizing value? बेसिक स्लैग, डोलोमाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। निम्न चूना पदार्थ, चूना पदार्थों में का उदासीन मान सबसे अधिकतम होता है? बेसिक स्लैग का, डोलोमाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो है उदासीन मान सबसे अधिक, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सॉइल टेक्सोनॉमी मीडियम ब्लैक सॉइल आर ग्रुप्ड इन ऑर्डर अल्फीसोल, एंटीसोल, वर्टीसोल, ऑक्सीसोल। तो आपका जो वर्टीसोल है उसमें आपकी कौन सी काली मृदा आती है? एंटी सॉइल में आपकी एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल या फिर कहें जलोढ़ मृदा आती है। अल्फी सॉइल में आपकी रेड सॉइल आती है, रेड या फिर कहें आपकी लाल मृदा आती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 65 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? नेम ऑफ इंसेक्ट एंड ऑर्डर दिए गए हैं, ना कीट का नाम और गण दिए गए हैं। हाउस फ्लाई कोलियोप्टेरा, फ्रूट फ्लाई डिप्टेरा, मस्टर्ड सॉ फ्लाई हाइमेनोप्टेरा, ड्रैगन फ्लाई ओडोनेटा। जो आपका ड्रैगन फ्लाई ये तो आपका ओडोनेटा से है, मस्टर्ड सॉ फ्लाई हाइमेनोप्टेरा से, फ्रूट फ्लाई डिप्टेरा से है, लेकिन हाउस फ्लाई आपका डिप्टेरा से है, कोलियोप्टेरा से नहीं है। तो सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाता है। जो आपका सम्मिलित नहीं है वो है आपका घरेलू मक्खी कोलियोप्टेरा। ये कहां से है आपकी घरेलू मक्खी? आपकी डिप्टेरा गण से है। किस गण से आपकी घरेलू मक्खी? डिप्टेरा गण से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 66 दिया हुआ है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 में डिजीज दी गई है, लिस्ट 2 में आपका कंट्रोल दिया गया है, ठीक है। तो लिस्ट में आपका जो है लूज स्मट डिजीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, सल्फर गेहूं का अनावृत कंडवा रोग सल्फेक्स से, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, जिंक सल्फेट, डैम्पिंग ऑफ इन वेजिटेबल, सब्जियों में आर्द्र पतन जो है बीटा वैक्स, और खैरा डिजीज आपका जो है सॉइल सोलराइजेशन। देखो यहाँ पर लूज स्मट के लिए जो प्रयोग किया, स्मट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका बीटा वैक्स का। खैरा डिजीज के लिए किसका? जिंक सल्फेट का प्रयोग करें, क्योंकि जिंक की कमी से हमारा जो खैरा रोग होता है और हमें जिंक की पूर्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक की कमी की पूर्ति के लिए किसका प्रयोग करेंगे? जिंक सल्फेट का। तो यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन मिल गया, लूज स्मट का 3 के साथ, मतलब बीटा वैक्स के साथ।
फर्स्ट का 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। और पाउडरी मिल्ड्यू, यहाँ पर देखो डी खैरा डिजीज का जो है, खैरा का जो है फोर्थ, डी का आपका किसके साथ मिल रहा है, जिंक 2 के साथ। तो यहाँ पर देखो थर्ड ऑप्शन डी में मिल रहा है कि 3 का जो है, सॉरी, लुईस स्मार्ट वीटावैक्स, और आपका जो है पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करेंगे सल्फेक्स से, और आपका जो है डैम्पिंग कॉफ को करने सॉइल सोलराइजेशन से, और आपका खैरा डिजीज को जिंक सल्फेट से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एटीआईसी इज कंपोनेंट ऑफ एनएटीपी, एनएपी, आईआरडीपी, आईएपी। एटिक जो है का घटक है एनएटीपी का, तो ये जो है घटक किसका है, एनएटीपी का जो है नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम का जो है घटक है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट यंग एल्यूवियल सॉइल आर लोकली कॉल्ड एज भांगर, खादर, ए एंड बी वूथ, नन ऑफ दीज। नवीनतम जलोढ़ मृदा का स्थानीय रूप में कहते हैं भांगर, खादर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो जो आपकी नई नई जलोढ़ मृदा बन के आती है उसे तो हम क्या कहते हैं, खादर, और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं, वांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लीची प्लांट आर कॉमर्शियली मल्टीप्लाइड बाय, लीची पौधों की व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है सीड द्वारा, वर्डिंग, एयर लेयरिंग, बीने ग्राफ्टिंग। तो वायु परत द्वारा या एयर लेयरिंग द्वारा या फिर कहें गुटी द्वारा जो है, आप मार्कोटेज द्वारा जो है प्रवर्धन किया जाता है किसका, लीची का। तो एयर लेयरिंग यहाँ पर वायु परत बनाना जो है सही आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 70 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल एंड इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी, ट्रांसजेनिक मेल स्टेबिलिटी, टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी, केमिकली इंड्यूस मेल स्टेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक संकर बीज उत्पादन की सरल एवं पर्यावरण हितैषी तकनीक है, अनुवांशिक नरबंधता, ट्रांसजेनिक नरबंधता, ताप संवेदी अनुवांशिक नरबंधता, रसायन प्रेरित नरबंधता। तो यहाँ पर बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा जो है अनुवांशिक नरबंधता, या फिर कहें जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी। अनुवांशिक नरबंधता या फिर कहें जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी, ठीक। अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू क्रॉप रोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, लेग्यूम मस्ट बी फॉलोड बाय या नॉन लेग्यूम, फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार वाली फसलें नहीं चाहिए। तो नॉर्मली हम जो है फसल चक्र में क्या करते हैं कि पहले जो है आपकी दलहनी फसलों के बाद कौन सी फसलें, दलहनी फसलें, ऐसे ही आपका फलीदार फसलों के बाद जो है गैर फलीदार, फलीदार से मतलब है दलहनी फसलें। गहरी जड़ वाली डीप रूटेड क्रॉप शुड बी फॉलोड बाय सेम टाइप ऑफ क्रॉप। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगाएं। तो देखो यहाँ पर दो तो गलत हो जाता है, क्योंकि गहरी जड़ वाली फसल के बाद हमें उथली जड़ वाली फसल लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ओनली वन या फिर कहें केवल एक सही है, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72 दिया हुआ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के तय करने का आधार है औसत उत्पादन लागत, औसत लागत के बराबर उत्पादन की सीमांत लागत, कुल उत्पादन लागत। तो जो आपका एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत उत्पादन लागत पर जो है क्या करते तय किया जाता है या फिर क्या कैलकुलेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर फ्रूट प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री इज क्लस्ट्रोडियम बोटुलिनम, बैक्टीरियम एसेटी, क्लस्ट्रोडियम स्पोरोजेनेसिस जेनेस, या फिर कहें क्लस्ट्रोडियम पेस्ट्यूरिनेनियम, या फिर कहें आपका फल संरक्षण उद्योग के लिए लाभकारी जीवाणु है क्लस्ट्रीडियम बाटुलिनम, बैक्टीरियम एसिटाई, क्लस्ट्रीडियम स्पोरोजीन्स या क्लस्ट्रीडियम पास्चोरियनम। तो नॉर्मली क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लस्ट्रोडियम बैटुलियम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आपका फल संरक्षण या फिर कहें फ्रूट प्रिजर्वेशन में एक लाभकारी जो है जीवाणु या बैक्टीरिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 74 दिया हुआ है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर केमिकल दिया गया, उसका फंक्शन कैल्शियम क्लोराइड, सामने सीड जर्मिनेशन, 2,3,5 ट्राइफेनॉल टेट्राजोलियम क्लोराइड का सीड डोरमेंसी, थाईयूरिया सीड वायबिलिटी, एंडोल एसिटिक एसिड सीड लॉन्जिविटी। तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका जो है जो
ए है कैल्शियम क्लोराइड, इसका प्रयोग तो किया जाता है आपका सीड लॉन्जिविटी या फिर कहें बीज की दीर्घायु या फिर कहें बीज की आयु बढ़ाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है। और जो आपका ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड है, इसका जो है सीड वायबिलिटी के लिए प्रयोग किया जाता है, बीज जीवन क्षमता के लिए। आपका टेट्राजोलियम परीक्षण सुना होगा, टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपका जो थायोयूरिया है, इसका प्रयोग किया जाता है सीड डोरमेंसी को बढ़ाने के लिए या फिर कहें सीड डोरमेंसी या फिर कहें बीज सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए। और आपका जो है एंडोल एसिटिक एसिड IAA का प्रयोग किया जाता है बीज अंकुरण को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 4 3 2 1 सही आंसर हो जाए, 4 3 2 1 सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न नंबर 75, प्रश्न नंबर 75 75 दिया हुआ है, मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन इज रिल इरोजन, स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन या वाटरफॉल इरोजन। मृदा अपर्दन का सर्वाधिक हानिकारक रूप होता है रिल अपर्दन, उच्छलन अपर्दन, परत अपर्दन या जलप्रपात। तो सीट इरोजन जो होता है मृदा अपर्दन का सबसे अधिक हानिकारक रूप होता है। इसे जो है डेथ ऑफ फार्मर या किसान की मृत्यु भी कहा जाता है, एक परत के रूप में पूरी मिट्टी बह जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच बीडीसाइड इज यूज टू किल ब्रॉड लीफ बीड इन लेग्यूम्स। कौन सा खरपतवार नासिक दलहनी फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने में प्रयोग होता है। MCPA 2,4D, MCPB या फिर 2,5T। तो MCPB का जो है दलहनी फसलों में जो चौड़ी पत्ती खरपतवार उनके नियंत्रण के लिए किया जाता है। और आपके जो एक कहें कि आपकी अनाज वाली फसलें उसमें जो है 2,4D का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, Which soil has highest water use efficiency? Sandy soil, clay soil, loamy soil, none of the above। कौन सी मृदा में उच्चतम जल उपयोग क्षमता है? रेतीली मृदा में, चिकनी मृदा, दोमट मृदा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपकी चिकनी मृदा होती है या क्ले सॉइल होती है, इसकी जल धारण क्षमता या फिर कहें वाटर यूज एफिशिएंसी अच्छी खासी होती है, ठीक। तो सही आंसर यहाँ पर क्ले सॉइल हो जाता है, ठीक है, चिकनी मृदा हो जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 78 क्वेश्चन दिया हुआ, 78 प्रश्न नंबर 78 दिया हुआ है, हैज प्रोपाउंडेड दैट आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। प्रतिपादित किया गया है कि उत्पाद श्रमित एवं पूंजी का फलन है। कॉप डगलस द्वारा, जॉन फी गुस्तव रेनिस द्वारा, ल्यूविस द्वारा या फिर कहें कार्लडोर द्वारा। तो कॉप डगलस द्वारा जो है यह प्रतिपादित किया गया कि उत्पाद श्रमिक एवं पूंजी का फलन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। क्रॉप दिए इंसेक्ट पेस्ट, चना पॉट बोरर, ये तो सही है। शुगर केन, ब्राउन प्लांट हॉफर, ओनियन थ्रिप्स, धान पैडी स्टेम बोरर। तो बात करें बच्चों यहाँ पर सही आंसर की, तो शुगर जो ब्राउन प्लांट हॉपर है ये आपका किससे संबंधित है? राइस से या धान से संबंधित है, शुगर केन से संबंधित नहीं है। बाकी आपका ओनियन थ्रिप्स, पैडी में स्टेम बोरर लगता है। तो पैडी से संबंधित आपका ब्राउन प्लांट हॉपर या भूरा फुदका। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है। प्रश्न नंबर 80 दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग एक्सटेंशन सीम विथ स्टार्टिंग ईयर, नेम ऑफ सीम। ईयर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रसार योजना के प्रारंभ होने के वर्ष के साथ मिलान कीजिए। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980, जवाहर रोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपका MG नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, जिसे आपकी मनरेगा के नाम से जाना जाता है, MG नरेगा के नाम से जाना जाता है, 2005 में आया था। अब इसी से मैच कर लो। देखो 3 C का 3 के साथ किस में मैच हो रहा है? केवल इसी में मैच हो रहा है ना, सी में मैच हो रहा है। तो मतलब कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब? 1980 में शुरू हुआ। जवाहर रोजगार योजना 1989 में, और एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम जो है 1993 में शुरू हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। Rogging is performed to control disease in plant, control of weed and crop, removal of plant other than the desired plant। वांछित किस्म के पौधों से अवांछित किस्म के पौधों को निकालना क्या कहलाता है? रोगिंग कहलाता है। वांछित किस्म मतलब कि ये कहें कि यदि आपकी C306 में श्री राम या किसी अदर वैरायटी का बीज आ जाता है तो उसे निकालना, उससे क्या कहलाता है? आपका रोगिंग कहलाता है। या फिर कहें गेहूं में किसी एक किस्म में अन्य किस्म का जो है बीज आने से जो उस बीज को हटाना क्या कहलाता है? रोगिंग कहलाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी, वांछित किस्म के पौधों से अवांछित किस्म के पौधों को निकालना क्या कहलाता है? रोगिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन नॉट बी
पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नहीं हो सकती, सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य। विच अबव इज आर करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू एंड थ्री, ओनली वन एंड थ्री, टू। तो बात करें बच्चों सही आंसर की 82, प्रश्न नंबर 82 की, तो यहाँ पर ओनली 2 एंड 3, जीरो और पॉजिटिव जो है नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव तो हो सकती है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो सकती है, लेकिन कैसी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव व जीरो नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा पानी ग्रहण कर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है, मोलिया डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉल्ड बाय नेमेटोड एंगुइना टिटिसी, हेट्रोडेना एवेना, नो रूट नॉट नेमेटोड या हेट्रोडेरा क्रोटा। गेहूं में मोलिया रोग नेमेटोड के कारण होता है, एंगुइना टिटिसाई, हेट्रोडेरा एवेन्यू, जड़ गांठ सूतकेमी, हेट्रोडेरा कैरेटी। तो ये होता है हेट्रोडेरा एवेन्यू के कारण जो है, जो आपका जो गेहूं में मोलिया रोग होता है वो होता है। ठीक, किसके कारण होता है आपका, हेट्रोडेरा एवेन्यू, हेट्रोडेरा एवेन्यू के कारण होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करें। व्हाट इज द इरिगेशन एफिशिएंसी इन चेक एंड बेसिन फ्लडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन। चेक एवं बेसिन फ्लडिंग सिंचाई विधि की दक्षता क्या है, 60 से 65%, 50 से 55, 40 से 45 या फिर कहें 10%। तो नॉर्मली 40 से 45% जो है चेक एवं बेसिन फ्लडिंग सिंचाई विधि की क्या होती है, दक्षता होती है। 40 से 45% यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 85 दिया हुआ 85वां, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पर सॉइल कंडीशन, एनर्जी लेवल दिया हुआ है, मृदावस्था, ऊर्जा स्तर, फील्ड कैपेसिटी किस पर होती है, पीडब्ल्यूपी किस पर, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कहाँ रहता है, अवेलेबल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो नॉर्मली जो आपका पीडब्ल्यू परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कितने बार पर रहता है, 15 बार। कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपका, 15 बार होता है। और जो आपका अवेलेबल वाटर होता है वो आपका 0.332 15 बार पर होता है। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी जो होती है आपकी, वो आपकी जो है 50 बार, यहाँ पर 50 बार जो है फील्ड कैपेसिटी। थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इन दोनों को मैच कर लेते फिर देखते हैं। आपका जो है बी का मिल रहा है 4 के साथ, B4 यहाँ पर मिल रहा है, और आपका जो है सी का मिल रहा है आपका 1 के साथ, जो कि यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर A का 2, मतलब कि पॉइंट जो फील्ड कैपेसिटी होती है 0.33 बार पर होती है, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है 50 है। ये जो नॉर्मली हाइग्रोस्कोपिक वाटर की जो रेंज होती है 31 से 10,000 बार होती है। ठीक है, तो 10,000 बार है यहाँ पर, तो आपका 50 बार यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, 86वां प्रश्न लिखा हुआ है, करेक्टली कौन सा जो है सही से मैच नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पटेटो, लेट ब्लाइट, ब्रिंजल, रेड रॉड, टोमेटो, अर्ली ब्लाइट, ओकरा, येलो वैन मोजेक। आलू पछेती झुलसा होता है, बैगन में लाल सड़ नहीं होता। लाल सड़ किसके अंदर होता है, आपका गन्ना के होता है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है कौन सा, बैगन, टमाटर में अगेती झुलसा होता है, भिंडी, पीत, सिरा, मोजेक। तो बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाता है, आपका शुगर केन हो जाए, सॉरी ब्रिंजल जो है रेड रॉट नहीं लगता है, आपका जो गन्ने में लगता है लाल सड़। अगला क्वेश्चन, गैलेरिया मेलोनेला इज एन इंसेक्ट पेस्ट ऑफ। गैलेरिया मेलोनेल एक नासी कीट है, सिल्क वर्म का, लैक इंसेक्ट, हनी बी, कॉटन क्रॉप का, रेशम कीट का, लाख कीट का, मधुमक्खी का, या कपास की फसल का। तो आपका गैलेरिया मेलोनेला जो इंसेक्ट है भैया ये किसका है, हनी बी का या मधुमक्खी का है। अगला क्वेश्चन, एट pH 9.0 of alkali soil the concentration of OH minus is 10 to the power minus 5 मोल प्रति लीटर, 10 to the power minus 6 मोल प्रति लीटर, 10 to the power minus 7 मोल प्रति लीटर, 10 to the power minus 8। तो यदि क्षारीय मृदा का pH 9 है तो OH माइनस आयन जो है होंगे 10 to the minus 5 मिले, या फिर कहें 10 की घात -5 मोल प्रति लीटर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89, मैच द फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।
प्लांट दिया हुआ है, प्रोपगेशन मेथड दिया अंगूर, बनाना, टी एंड स्ट्रॉबेरी। देखो स्ट्रॉबेरी में तो जो आपका प्रोपगेशन होता है किसके द्वारा होता है, रनर द्वारा होता है। आपका जो जो आपका बनाना है इसमें शॉर्ट सर्किट के द्वारा होता है। देखो डी को हम जो है मिला लेते हैं फर्स्ट के साथ, इसमें भी मिल रहा है, और बी को मिला लेते हैं फोर्थ के साथ, इसमें मिल रहा है। तो इसमें जो है 3 4 2 1। तो यहाँ पर देखो 3 मतलब यहाँ पर जो है ग्रेप में कौन सा हार्डवुड स्टेम कटिंग, वुड कटिंग, टी में किसका सॉफ्टवुड स्टेम कटिंग, और आपका बनाना में शॉर्ट सर्किट द्वारा, टी में सॉफ्टवुड कटिंग द्वारा, स्ट्रॉबेरी में रनर्स द्वारा। तो यहाँ पर 3 4 2 1 सही उत्तर हो जाता है, 3 4 2 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 90 दिया हुआ है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। फंगल जीनस, फफूंदी वंश और फलन काय दिया हुआ है, फ्यूजेरियम स्पीसीज, कोलेडोट्राइकम स्पीसीज, स्क्लेरोटिनियम स्पीसीज, फोमा स्पीसीज। ठीक, तो यहाँ पर हमें मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर की बात करें तो जो आपका फ्यूजन स्पीसीज, इसमें क्या होता है, आपका स्पोरोडोकियन होता है। क्या होता है, स्पोरोडोकियम। ठीक, आपका जो कोलेडोट्राइकम स्पीसीज है इसमें आपका एसरवुलस क्या होता है, एसरवुलस जो है फलन काय होता है, एसरवुलस। ठीक, और आपका जो एक है कि स्क्लेरोट्रियम स्पीसीज, इसमें आपका जो है एपोथेसिया होता है, और आपका जो फोना स्पीसीज में पिक्निडियम या फिर पिक्निडियम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाए 4 3 2 1, ऑप्शन बी 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ नैनो न्यूट्रिएंट, बोरॉन, मोलिब्डेनम, जिंक और आयरन निम्न में से किसे अति सूक्ष्म पोषक तत्व का जाना जाता है, तो उसे जाना मोलिब्डेनम को। किसे अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, जाना जाता है आपका मोलिब्डेनम को। 91 का जो है मोलिब्डेनम सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92 दिया हुआ है, फ्लेम फोटोमीटर इज यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और बोरॉन। फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग के निर्धारण किया जाता है, तो पोटेशियम के निर्धारण, किसके निर्धारण में किया जाता है, आपका पोटेशियम के निर्धारण में फ्लेम फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर वाज लोकेटेड एट, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है जोधपुर, रायपुर, बीकानेर या लखनऊ के अंदर। तो ये है आपका बीकानेर। बीकानेर राजस्थान के अंदर जो है आपका जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर या फिर कहें आपका केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल एगमार्क इज लैब इज लोकेटेड एट, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला वे स्थित है न्यू दिल्ली, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल। तो नागपुर के अंदर जो है सेंट्रल एगमार्क लैब कहाँ है, स्थित है। अगला क्वेश्चन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन, मॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन। अनोक्सी श्वसन को कहते हैं अंतःकोश के श्वसन, आणविक श्वसन, बाह्य आणविक श्वसन या अंतः आणविक श्वसन। तो आपका जो अनोक्सी श्वसन होता है इसे हम जानते हैं अंतः आणविक या इंट्रा मॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन, अंतः आणविक श्वसन कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर अंतः आणविक श्वसन या फिर कहें इंट्रा मॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 96 दिया है, 96वां प्रश्न है, Which one of the soil component has higher CEC? किस मृदा भाग में सबसे अधिक CEC होती है, क्योलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, वर्मिकुलाइट या फिर कहें कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर, क्योलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, वर्मिकुलाइट या बार्कन। सबसे अधिक जो आपकी CEC या कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी या धनायन विनिमय क्षमता जो होती है वो होती है भैया किसकी, कार्बनिक पदार्थ की। फिर उससे कम किसकी होती है, वर्मिकुलाइट की। फिर उससे कम किसकी होती है, मोंटमोरिलाइट की। मोंटमोरिलाइट से कम किसकी, क्योलिनाइट की। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड फॉर कलर्ड जूस, सोडियम बेंजोएट। रंगीन जूसों के लिए निम्नलिखित कौन सा परिरक्षक प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटासल्फेट, विनेगर या पोटेशियम बेंजोएट। किसका प्रयोग जो है आपका जो है रंगीन जूसों के लिए किया जाता है प्रिजर्वेटिव या संरक्षक के रूप में या प्रयोग, तो सोडियम बेंजोएट। रंगीन जो जूस होते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, आपका सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, सोडियम बेंजोएट का। ठीक, सोडियम बेंजोएट। 97 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड का उपयोग करते हुए। यहाँ पर जीन एक्शन दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है रेशियो। तो यहाँ पर जो है डुप्लीकेटी का जो रेशियो है वो है आपका
9:7, ठीक। इनहैबिटरी का जो रेशियो है आपका वो है आपका 15:1 और कॉम्प्लीमेंट्री का जो रेशियो है, सॉरी, इनहैबिटरी का जो है, डुप्लीसिटी का तो आपका 9:7 है, ठीक। और जो आपका इनहैबिटरी है इसका 13:3 है। और आपका जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी, आपका जो है आंसर यहाँ पे गलत बता दिया, सॉरी। यहाँ पर आंसर तो ऑप्शन डी है। डुप्लीकेट का आपका क्या होता है 15:3 और आपका इनहैबिटरी का 13:3 होता है। और आपका जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री का वो आपका 9:7 होता है, सप्लीमेंट्री का होता है 9:3:4। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाता है। अनुलिपि का आपका 15:1, निरोधात्मक का 13:3, समपूरक का 9:7 और अनुपूरक का 9:3:4, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 99 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है फसल मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस। गेहूं में तो देखो सर्टिफाइड यहाँ पे क्या प्रमाणित बीज के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, प्रमाणित बीज के लिए न्यूनतम अलगाव दूरी। तो आपका जो गेहूं होता है इसमें तो 3 मीटर चाहिए होती है। कॉटन में यहाँ पर गलत दी है। कॉलीफ्लावर में आपका जो है, कॉलीफ्लावर में जो आपकी ये है, ठीक, 1000 मीटर है। इसमें जो है आपके जो फाउंडेशन सीड होता है, ठीक, जो आपका आधार बीज होता है उसके लिए तो 1000 मीटर, लेकिन सर्टिफाइड सीड के लिए जो है 500 मीटर की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये मैच नहीं है, ठीक। टोमेटो में आपका 25 मीटर सर्टिफाइड के लिए चाहिए होता है, 50 मीटर फाउंडेशन के लिए। और कॉटन में फाउंडेशन के लिए तो 50 है फाउंडेशन सीट के लिए, लेकिन आपका जो है 30 है। तो यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। क्योंकि आपका जो है कॉलीफ्लावर में सर्टिफाइड सीट के लिए 500 मीटर की दूरी चाहिए होती है, कॉटन में 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ऑपरेशन आर प्रैक्टिस्ड इन विच इन द कल्टीवेशन ऑफ टोबैको। तंबाकू खेती में निम्नलिखित क्रियाएं अपनाई जाती हैं। इनको यहाँ पे द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज ऑपरेशन इज इन द फील्ड एज। खेत में इन क्रियाओं को करने का सही क्रम, पहले जो है आपकी क्या की जाए टॉपिंग, फिर आपका डीसकरिंग, फिर प्राइमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3 1, यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाए। पहले टॉपिंग की जाती है, फिर डीसकरिंग, फिर क्या की जाती है प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होता है कटिंग हो जाती है। टॉपिंग मतलब ऊपरी पार्ट को हटा देना, और डीसकरिंग मतलब एक्स्ट्रा सकर्स को हटा देना। ये नॉर्मली आपका किसमें तंबाकू में की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 101 है। आपकी लगभग 2 घंटे की क्लास होने वाली है ये, क्योंकि आपकी 120 क्वेश्चन है और यूपीपीएससी का पेपर है, तो अच्छा खासा समय लेगा। प्रश्न नंबर 101 है, कंसाइडर द फॉलोइंग पेयर क्लास ऑफ सीड कलर ऑफ टैग। यहाँ पर जो है बीज वर्ग और कलर ऑफ टैग दिया हुआ है, तो युग्म पर विचार कीजिए। विच ऑफ द एबव पेयर आर करेक्टली मैच, कौन सा जो है उपरोक्त में से युग्म में कौन से सही सुमेलित हैं। 1 और 2, 2, 1 और 3, 1 और 4, 1 2 3 और 4। देखो यहाँ जो आपका ब्रीडर सीड है इसमें जो कलर टैग लगा होता है गोल्डन येलो। फाउंडर सीड में आपका फाउंडेशन सीड में जो है आधार भी जो सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। सर्टिफाइड सीड में आपका ब्लू रंग का, या फिर कहे आपका जो है एक कह सकते हैं नीले रंग का टैग लगा होता है प्रमाणित बीज में। और जबकि पर्पल में जो पर्पल जो टैग लगा होता है पंजीकृत, या फिर कहें रजिस्टर्ड सीड। पंजीकृत बीज में कौन सा कलर टैग लगा होता है आपका पर्पल, ठीक है, या बैगनी रंग का। पंजीकृत बीज के अंदर कौन सा टैग लगा होता है आपका पर्पल। और आपका जो है सर्टिफाइड सीड के अंदर ब्लू और टीएल, या फिर ट्रूथफुल लेवल सीड के लिए जो है कोई टैग की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर जो है सही आंसर 1 और 2 सही आंसर हो जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। कंसाइडर द फॉलोइंग फास्फोरस अवेलेबिलिटी इज पुअर इन एसिडिक सॉइल रीजन, फास्फोरस लीच फ्रॉम एसिडिक सॉइल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अम्लीय मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता कम होती है। फास्फोरस का अम्लीय मृदा से अभी विच्छालन या निच्छालन हो गया। देखो नॉर्मली जो है फास्फोरस तो मृदा में क्या होता है इमोबाइल होता है, इसको जो है लीचिंग या निच्छादित नहीं किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर जो है रीजन यहाँ पर गलत है, लेकिन आपका जो है जो ए कह रहा है फास्फोरस अवेलेबिलिटी इज पुअर इन एसिड सॉइल, जो आपकी फास्फोरस की उपलब्धता है एसिडिक मृदा या फिर कहें आपकी अम्लीय मृदा में क्या हो जाती कम हो जाती। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज रॉन्ग, मतलब यहाँ पर ए तो सही है लेकिन आर आपका जो है गलत लिखा हो। एज सही, एज ट्रू एंड बट आर इज रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 103 दिया हुआ है, द ऑक्सीडेशन ऑफ जेंथीन
लिखा हुआ है द ऑक्सीडेशन ऑफ जेंथिन इज कैटेलाइज्ड बाय जेंथिन डाइहाइड्रोजिनेज कंटेन एलिमेंट। जेंथिन के ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक एंजाइम जेंथिन डिहाइड्रोजिनेज में तत्व पाया जाता है जिंक, मैग्नीज, बोरॉन या मोलिब्डेनम। जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका मोलिब्डेनम। जेंथिन डिहाइड्रोजिनेज में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों? आपका मोलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड विथ लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। प्लांट नेम दिया, फ्लावर कलर दिया, पौधे का नाम और फूल का रंग। इसका आंसर बड़ी मुश्किल से मिला था हमें, ठीक है। एडोनिस, एडोनिक जो है आपका, एडोनिस जो होता है येलो कलर का फ्लावर होता है। एस्टर का ब्लू होता है, लिलियम का पर्पल होता है, और एस्ट्रोमेरिया मार्गेट का जो है रेड कलर का जो है फ्लावर होता है। यहाँ पर जो है 1 2 3 4 यहाँ पर पूरा का पूरा मैच कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 105 है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जो आपका पीसीएस, यूपी पीसीएस का जो पेपर है, इसमें इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हर्बिसाइड ग्रुप दिया हुआ है, मेजर प्रोसेस अफेक्टेड बाय हर्बिसाइड, ट्रायाजीन, फोटोसिंथेसिस, बायोपेरिडियम, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बामेट में दिया हुआ है मेम्ब्रेन फंक्शन, सल्फोनाइल यूरिया में सेल डिवीजन। बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित सही से कीजिए। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो जो आपके ट्रायाजीन है, ट्रायाजीन फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो आपका ये कहें कि बायोपेरिडियम है, बायोपेरिडियम जो है मेम्ब्रेन फंक्शन में कार्य करते हैं। और जो आपके कार्बामेट है, कार्बामेट आपका जो है सेल डिवीजन में मदद करते हैं। और सल्फोनाइल यूरिया जो है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी 1 3 4 2 सही आंसर हो जाता है। 1 3 4 2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 106 106 दिया हुआ है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के अकॉर्डिंग या फिर कोड के इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए। सूचक फसल दी हुई है, कौन सी है? सूचक फसल नॉर्मली आपकी कौन है? सनफ्लावर। इंडिकेटर क्रॉप कौन होती है आपकी? सनफ्लावर। इंडिकेटर क्रॉप किसे कहा जाता है? सनफ्लावर को कहा जाता है। साइलेज क्रॉप यहाँ पर देखो, बेयर क्रॉप आपकी पोटैटो है ही, ठीक है। एवेन्यू आपकी पेगेनी, एवेन्यू मतलब कि जो आपके सड़क के किनारे लगाई जाती है। बेयर मतलब जिनके लिए स्टोरेज या फिर कहें भंडारण की आवश्यकता होती है। साइलेज के लिए बरसीम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है 2 1 3 4, 2 1 3 4। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाए, ऑप्शन बी 2 1 3 4। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 107 107 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डैमेजिंग स्टेज ऑफ एफिड। निम्न में से कौन सी जो है एफिड की जो है एक कहे कि माहू की क्षति पहुंचाने की अवस्था है? एडल्ट निम्फ, एडल्ट एंड निम्फ, नन ऑफ दीज, प्रौढ़ निम्फ, प्रौढ़ और निम्फ, इनमें से कोई नहीं। तो एडल्ट एंड निम्फ, प्रौढ़ और निम्फ दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं माहू की या फिर कहें एफिड की। अगला क्वेश्चन, विच मटेरियल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फर? अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट या जिप्सम। किस पदार्थ में गंधक अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? अमोनियम सल्फेट में, पोटेशियम सल्फेट में, सिंगल सुपर फास्फेट या जिप्सम में। किसमें जो है आपका सल्फर अधिक पाया जाता है? बताइए आंसर। तो जो आपका अमोनियम सल्फेट है, क्या भैया? अमोनियम सल्फेट, इसमें जो है सल्फर की अधिक या गंधक की अधिक मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 109 है, 109वां प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड बिलो। निम्नलिखित सही के साथ सही मिलान जो है मिलान कीजिए। एग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोडक्ट दिया है और प्रोटीन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो बूल प्रोटीन होती है, कौन सी भैया? बूल प्रोटीन। वूल प्रोटीन को क्या कहते हैं? आपका कैरोटीन कहा जाता है। एग के अंदर कौन सी? एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। मिल्क के अंदर कौन सी होती है? कैसीन होती है। मीट के अंदर कौन सी हो सकती है? मायोसिन प्रोटीन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 1 3 2, 4 1 3 2 सही आंसर हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 दिया हुआ है। बोर हो रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके देख लेना वीडियो को, है ना।
मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित किया तथा नीचे दिए कोड का सही उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। टाइप ऑफ प्रोडक्ट और एग्जाम्पल दिया संपूरक, गेहूं और जौ, कॉम्पिटिटिव या फिर कहें सप्लीमेंट्री या जॉइंट। देखो यहाँ पर प्रतियोगी क्या होगा आपका, गेहूं और जौ एक ही प्रकृति की फसल है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, तो कॉम्पिटिटिव या प्रतियोगी हो जाएंगी। ठीक है, फिर आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, व्हीट एंड डेयरी। डेयरी से आपको क्या मिलेगा, खाद मिलेगा, मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। ठीक है, संपूरक हो गया। सप्लीमेंट्री की बात करें, सप्लीमेंट्री में आपका आ जाएगा जो है व्हीट एंड पोल्ट्री, और जॉइंट में आ जाएगा व्हीट ग्रेन स्ट्रॉ। यहाँ पर ऑप्शन डी 2 1 4 3, 2 1 4 3 जो है सही मैच हो रहा है, 2 1 4 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 111 है, रिसीनेस इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड टू क्रॉप। राइसीनेस एक शारीरिक विकार फसल से संबंधित है। चिली, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल या टोमेटो, मिर्च, फूल गोभी या बैगन या टमाटर किससे संबंधित है आपका रिसीनेस, तो रिसीनेस संबंधित है आपका कॉलीफ्लावर से या फिर कहें आपका फूल गोभी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर कंडीशन दी गई है, एग्जाम्पल दिया गया है। फ्लोटिंग एक्वाटिक वीट, अस्थिर जलीय खरपतवार, आइचोनिया जो है एमरजेंट एक्वाटिक वीड, उद्गामी जलीय खरपतवार, टाइफा, मार्जिनल एक्वाटिक वीड, रिमैक्स स्पीसीज, एब्सोल्यूट वीड। यहाँ पर सिरपस को हमें मैच करना है, यहाँ पर क्या करना है, मैच करना है भैया। तो मैच करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब ये करेक्टली मैच्ड है, ये करेक्टली मैच किए गए हैं। ठीक है, जो आपका फ्लोटिंग एक्वाटिक वीड है एकोर्निया है, और आपका इमरजेंट एक्वाटिक वीड टाइफा है, मार्जिनल एक्वाटिक वीड रिमैक्स स्पीसीज है, और एब्सोल्यूट वीड कौन सा है, सिरपस है, सिरपस। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 113 113, विच इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ रिले क्रॉपिंग। निम्न में कौन सा है रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है, धान, गेहूं, सोयाबीन, व्हीट, मेज, तुरैया, व्हीट, आपका मक्का, पोटैटो या आलू, मक्का, आलू, गेहूं, मूंग। देखो पहले समझते हैं रिले क्रॉपिंग होता क्या है। रिले क्रॉपिंग पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल को बो देना, या फिर कहें आपका जो है पहली फसल आपकी प्रजनन अवस्था या फिर कहें रिप्रोडक्टिव स्टेज पर पहुंच जाए तो हमें दूसरी फसल की बुआई करना क्या कहलाता है, आपका रिले क्रॉपिंग। तो यहाँ पर देखो मक्का की फसल की कटाई से पहले हम पोटैटो बो सकते हैं क्योंकि पर्याप्त जगह होती है, पोटैटो के बीच में हम गेहूं बो सकते हैं, और गेहूं के बीच में मूंग बो सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन डी मक्का, आलू, गेहूं, मूंग जो है रिले क्रॉपिंग का क्या हो जाता है, उदाहरण। अगला क्वेश्चन, ग्रासी सूट डिजीज ऑफ शुगर कैन इज कॉल्ड बाय। गन्ने के तने का घसेला रोग जो है होता है कवक द्वारा, बैक्टीरिया, वायरस या माइकोप्लाज्मा। तो ये होता है आपका माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, एमएलओ द्वारा होता है ग्रासी सूट। ठीक है, जो है माइकोप्लाज्मा से होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 115 लिखा हुआ है, मैच लिस्ट एंड फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। क्रॉप दिए, सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया हुआ है, बॉटल गार्ड, ओकरा, कॉलीफ्लावर, अमरैंथस का उत्पत्ति स्थान। जो आपका बॉटल गार्ड है लौकी, का उत्पत्ति स्थान इंडो चाइना है। ठीक, जो आपका ओकरा है, ओकरा का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। कॉलीफ्लावर का जो उत्पत्ति स्थान है आपका मेडिटेरियन रीजन है। अमरैंथस का जो उत्पत्ति है साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाता है 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन डी, 2 3 4 1 2 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116, विच मेथड ऑफ ब्रीडिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन पॉइंट क्रॉप्ड। पर परागत फसलों के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त नहीं है, मास सिलेक्शन, समूहवरण, बैक क्रॉस मेथड, पश्च संकरण विधि, हेटेरोसिस ब्रीडिंग, रिकरेंट सिलेक्शन। बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बात करें आंसर की तो रिकरेंट सिलेक्शन जो है पर परागत फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, रिकरेंट सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड देहरादून, लखनऊ, पंतनगर या फिर नन ऑफ दीज। तो जो आपका राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र है ये आपका कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है आपका नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, बोल्टिंग इज रिलेटेड टू। बोल्टिंग फसल से संबंधित है शुगर केन, मस्टर्ड, शुगर बीट या फिर कहें बारले। तो बोल्टिंग आपकी जो है शुगर बीट या फिर कहें आपके चुकंदर से संबंधित है, किससे, चुकंदर। अगला प्रश्न है 119वां प्रश्न, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में आपका टाइप ऑफ टेस्ट दिया है, यूसेज है, उसका उपयोग दिया हुआ है, परीक्षण का प्रकार। जो आपका जेट टेस्ट है,
जेट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है आपका बड़े नमूने के लिए। जेट टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है आपका? बड़े नमूने के लिए। तो यहाँ पर जेट टेस्ट मिल जाएगा, लार्ज सैंपल से जेट टेस्ट को हम बड़े नमूने के लिए करते हैं। काई वर्ग स्क्वायर का प्रयोग करते हैं आपका टू टेस्ट प्रोपोर्शन एंड वेराइटीज, या फिर कहें अनुपात और भिन्नताओं का परीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? काई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। एफ परीक्षण का जो प्रयोग किया जाता है वो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी या फिर कहें समरूपता का परीक्षण किया जाता है एफ टेस्ट के द्वारा, स्टूडेंट टी टेस्ट द्वारा स्मॉल सेंटर या फिर कहें विद्यार्थी टी परीक्षण छोटे नमूने का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाता है बच्चों 4 2 1 3, 4 2 1 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 और जो आपका इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन करेक्ट ऑर्डर एंड सेलेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। पादप प्रजनन की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कोटों में सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर पहले तो हम क्या करेंगे आपका क्रिएशन ऑफ वेरिएशन या फिर विविधता का उत्पादन करेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे आपका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या आ जाता है यहाँ पर जो है 3 आ जाता है क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, फिर उसके बाद फर्स्ट आ जाता है आपका जो है सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे उसे एवेल्युएट करेंगे, उसकी जो है मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के बाद हम करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन या गुणन करेंगे, ठीक है। गुणन के बाद हम क्या करेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कहें वितरण करेंगे। तो यहाँ पर 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4 जो है सही कोड हो जाता है। 3 1 2 5 4। इसी के साथ जो है यूपीपीएससी के 120 क्वेश्चन आपके कवर किए हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन जो है बढ़िया लगा हो, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करवाया उसका सॉल्यूशन हम आपको बता देंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो है नेक्स्ट सेशन में जल्द ही आपके लिए सेट पेपर भी लेकर आने वाले एक यूपीपीएससी के लिए, ठीक है। डीएचओ जो भी आप जिसने फॉर्म भरा है वो बढ़िया से तैयारी करते रहिए डीएचओ की, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाते रहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक। मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।